भारत में जो ईरान की एम्बेसी है, अब उसने कौन सी इमोशनल अपील की है, भारत के जीपीएस सिस्टम में क्या दिक्कतें आ रही हैं और बांग्लादेश को लेकर कौन सी नई अपडेट आ रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है ईरान और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि न्यू दिल्ली में जो ईरान की एम्बेसी है, इन्होंने भारत के लोगों के लिए एक पब्लिक अपील जारी की है, जिसमें भारतीय लोगों से कहा गया है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन ईरान की मदद करना चाहता है तो वो डायरेक्टली ईरान की एम्बेसी के बैंक अकाउंट में डोनेशंस भेज सकता है। ईरानियन एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट इशू की है और इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि इंडिया के कई सारे लोग ईरान की एम्बेसी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ईरान में जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, हम वहाँ के अफेक्टेड लोगों की ह्यूमैनिटेरियन मदद करना चाहते हैं। यानी मानवता के आधार के ऊपर भारत के लोग ईरान की मदद करना चाहते थे। इसी वजह से ईरानियन एम्बेसी ने एम्बेसी ऑफ ईरान के नाम से एक एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर शेयर कर दिया है, जिसमें भारत के लोग अपनी मर्जी से कोई भी डोनेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टेटमेंट में ईरान ने अपने अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, जहां पर लोग पेमेंट रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। यानी ईरान के अकॉर्डिंग भारत के लोग क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए वो ये अकाउंट नंबर दे रहे हैं। अब देखा जाए तो वॉर के अंदर कंट्रीज को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है और ईरान तो इस समय अकेले ही इजराइल, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के साथ युद्ध लड़ रहा है। हिम्मत और करेज की बात करें तो ईरान ने तो उसमें कोई भी कमी नहीं दिखाई है, लेकिन फंड्स और पैसा ये एक ऐसी चीजें हैं जिसके बिना ईरान भी ज्यादा लंबा युद्ध नहीं लड़ सकता है। इसलिए इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि ईरान को इस समय पैसे की कमी चल रही होगी। नॉर्मली क्या होता है कि एम्बेसीज इस तरह के डायरेक्ट पब्लिक डोनेशन कैंपेन्स बहुत ही कम चलाती हैं, लेकिन ईरान को पता है कि उनके देश के बाद भारत ही वो देश है जहाँ पर शिया मुस्लिम्स की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। एंड अगर भारत के शिया मुस्लिम्स ईरान की मदद करने के लिए पैसे देते हैं तो इससे ह्यूज इम्पैक्ट आ सकता है। आई होप कि जो लोग भारत के अंदर सड़कों के ऊपर उतरकर खामेनेई के लिए रोना धोना कर रहे थे, ये सभी ईरान की एम्बेसीज के अकाउंट में अपनी सेविंग्स को डोनेट करके योगदान दें। यहाँ से पता चलेगा कि ये खामेनेई से कितना प्यार करते हैं। एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि हमने ईरान की कुछ और कंट्रीज के अंदर एम्बेसीज की वेबसाइट्स को भी विजिट किया। ये जो डोनेशन की अपील है, बैंक अकाउंट में पैसे मांगे जा रहे हैं, ये सिर्फ अभी भारत में स्थित ईरान की एम्बेसी ने ऐसा स्टेप उठाया है। हो सकता है कि और भी कंट्रीज में वहाँ पर जो ईरान की एम्बेसी है वो भी ऐसी अपील जारी करके डोनेशन मांगे, लेकिन शुरुआत भारत से ही की गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक को लेकर, जिसमें एक बहुत ही सीरियस डैमेज सामने निकल कर आ रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई है वो समझने के लिए सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी है। नाविक नेविगेशन सिस्टम एक अकेली सैटेलाइट नहीं है, इसमें कई सारी सैटेलाइट्स एक साथ मिलकर काम करती हैं, जो कि अलग अलग समय के ऊपर स्पेस में भेजी जाती हैं। स्पेस में नाविक की लगभग 7 सैटेलाइट्स घूमती रहती हैं, जो लगातार सिग्नल्स धरती के ऊपर भेजती रहती हैं, और इनमें से एट अ टाइम 4 सैटेलाइट्स के सिग्नल्स को मिलाकर डिवाइस एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करती है। एक्यूरेट डेटा के लिए मल्टीपल सैटेलाइट्स के सिग्नल्स को कंबाइन करना पड़ता है। अब इसी नाविक नेविगेशन सिस्टम को लेकर न्यूज आ रही है कि इसके अंदर IRN-SS-1F नाम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट थी जो फेल हो गई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस सैटेलाइट की लास्ट वर्किंग एटॉमिक क्लॉक खराब हो गई है और इस एटॉमिक क्लॉक ने काम करना बंद कर दिया है। अब ये सैटेलाइट 10 मार्च 2016 को लॉन्च की गई थी और 10 साल के बाद यानी कि 10 मार्च 2026 को इसकी डिजाइन लाइफ कंप्लीट हो गई है। सैटेलाइट्स के ऊपर नॉर्मली 3 एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, लेकिन IRN-SS-1F ये सैटेलाइट पहले से ही सिर्फ एक ही क्लॉक के ऊपर चल रही थी। अब प्रॉब्लम ये है कि नाविक सिस्टम को सही तरह से काम करने के लिए इसमें कम से कम 4 सैटेलाइट्स का ऑपरेशनल होना जरूरी होता है, तभी नेविगेशन सर्विसेज सही तरह से चलती हैं। लेकिन एक सैटेलाइट के फेल होने के बाद अब सिर्फ 3 सैटेलाइट ही नाविक नेविगेशन सिस्टम के अंदर एक्टिव बची हैं, जो कि पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज दे रही हैं। इसका मतलब है कि नाविक में लोकेशन सर्विसेज अब पहले से वीक हो सकती हैं या फिर कभी कभी सिग्नल अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम हम पहली बार फेस कर रहे हैं। नाविक प्रोग्राम को देखें तो साल 2013 से अब तक इसमें टोटल 11 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी गई हैं, लेकिन इनमें से काफी सारी सैटेलाइट्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण आज की डेट में काम ही नहीं कर पा रही हैं। केवल 4 ही सैटेलाइट्स थी जो प्रॉपर नेविगेशन सर्विसेज दे रही थी, और खास बात यह है कि 11 सैटेलाइट्स में से 6 सैटेलाइट्स तो सीधा सीधा एटॉमिक क्लॉक फेलियर्स की वजह से ही फेल हो गई थी। अगर इनमें से भी 1-2 टेस्ट और सक्सेसफुल होते तो आज नाविक की कम से कम 4 या 5 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल होती। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का कहना है कि वो नाविक के लिए और भी एडवांस्ड और अपग्रेडेड 2nd जनरेशन की सैटेलाइट्स लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिसेंटली इसरो के PSLV रॉकेट के कुछ लॉन्च फेल हो गए थे, जिसकी वजह से नई सैटेलाइट्स लॉन्च करने की टाइमलाइन पूरी तरह से खराब हो गई है
और न्यू सैटेलाइट लॉन्चेस में काफी डिले आ रहा है। भारत के पास स्वदेशी जीपीएस सिस्टम होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमने कारगिल युद्ध के समय भी खुद ही एक्सपीरियंस कर लिया था। नाविक सिर्फ मोबाइल नेविगेशन के लिए नहीं बल्कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए भी भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसाइल गाइडेंस, मिलिट्री ऑपरेशंस, नेवल शिप्स की नेविगेशन और सर्विलांस सिस्टम, इन सब में एक्यूरेट डेटा भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर नाविक सिस्टम वीक हो जाए या फिर सैटेलाइट्स कम हो जाएं, तो फिर उस केस में अगर कल को कोई युद्ध होता है तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए भारत को फिर से फॉरेन नेविगेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा और किसी दूसरी कंट्री के ऊपर निर्भरता रखना किसी भी वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा रिस्क बन सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि नाविक नेविगेशन सिस्टम केवल सेना के लिए इस्तेमाल या फिर युद्ध में इस्तेमाल होगा। नॉर्मली भी भारत के अंदर सिविलियन लेवल के ऊपर भारत में नाविक का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। आई होप कि इसरो इसको दोबारा से फुल स्ट्रेंथ के ऊपर ऑपरेशनल करने में सक्सेसफुल रहे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश और भारत को लेकर, स्पेशली बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी के हत्या के केस को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि उस्मान हादी के केस में वेस्ट बंगाल पुलिस ने एक और बांग्लादेशी सिटीजन को अरेस्ट किया है, जिसका नाम फिलिप सांगमा बताया जा रहा है। इसके ऊपर आरोप है कि इसने बांग्लादेश के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उस्मान हादी के 2 हथियारों को भारत की सीमा में घुसने में मदद की थी। वेस्ट बंगाल पुलिस के मुताबिक फिलिक्स सांगमा भारत और बांग्लादेश के बीच एक इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग नेटवर्क चलाता है। ये पैसे लेकर लोगों को बांग्लादेश से भारत और भारत से बांग्लादेश छुपकर बॉर्डर क्रॉस करवाता है। पिछले हफ्ते वेस्ट बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उस्मान हादी हत्या केस में 2 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया था। उनकी इंटेरोगेशन में पता चला है कि इस फिलिप सांगमा ने उन दोनों को बॉर्डर क्रॉस करके मेघालय में एंटर करवाया था, जिसके बदले में फिलिप सांगमा ने इनसे कुछ पैसे लिए थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिलिप सांगमा बांग्लादेश पुलिस के क्रैकडाउन के बाद भारत में छुप रहा था और ये भी मेघालय से मूव होकर वेस्ट बंगाल तक आ गया था और उस्मान हादी की हत्या के दोनों सस्पेक्ट्स अरेस्ट हो गए हैं। ये उनको वापस से बांग्लादेश भेजने की तैयारियां कर रहा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिलिप सांगमा को वेस्ट बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने नादिया डिस्ट्रिक्ट के शांतिपुर बाईपास से अरेस्ट किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नादिया डिस्ट्रिक्ट भी बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लगती है, यानी कि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। उस्मान हादी एक भारत विरोधी स्टूडेंट लीडर था जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता था। इसलिए बांग्लादेश के कट्टरपंथी लीडर्स भारत के ऊपर आरोप लगाते थे कि भारत ने उस्मान हादी की हत्या करवाई है। लेकिन ये सारे आरोपी एक एक करके बांग्लादेशी निकल रहे हैं और भारत इनको अरेस्ट कर रहा है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि जो भी आरोपी इंडिया में पकड़े जा रहे हैं उनको बांग्लादेश को हैंड ओवर कर दिया जाए, ताकि वहाँ पर बांग्लादेश के लॉस के अकॉर्डिंग इनका ट्रायल हो। लेकिन अभी तक भारत ने ये जानकारी नहीं दी है कि हम इनको बांग्लादेश को कब हैंड ओवर करेंगे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि भारत पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगा और उसके बाद ही इनको बांग्लादेश को हैंड ओवर किया जाएगा। साथ ही ये पूरा इंसिडेंट भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के फेलियर्स को भी दिखाता है। बांग्लादेशी क्रिमिनल्स पिछले 3-4 महीनों से भारत में खुलेआम एंटर हो रहे हैं और यहाँ से वापस जा रहे हैं, देश के अंदर आसानी से घूम फिर रहे हैं और हमारी एजेंसीज को कानो कान खबर ही नहीं है। ये तो हाई प्रोफाइल केस के क्रिमिनल्स हैं जिनको पकड़ने में 3 से 4 महीने लग गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे कितने करोड़ों लोग होंगे जो बांग्लादेश से भारत में एंटर कर यहाँ पर आसानी से रह रहे होंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एलपीजी गैस सप्लाई को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक नया रूल अनाउंस किया है जिसमें क्लियरली कहा गया है कि जिन भी लोगों के घरों में ऑलरेडी पाइप्ड गैस कनेक्शन है, जिनके घरों के अंदर पाइप के थ्रू गैस आती है, वो लोग अब डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकते हैं और ना ही एलपीजी सिलेंडर को रिफिल ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर किसी के पास पाइप्ड गैस कनेक्शन होने के बाद भी एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन चल रहा है तो उनको अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत से सरेंडर करवाना होगा, यानी खुद से कनेक्शन कटवाकर सरकारी सिलेंडर को सरेंडर करना होगा। गवर्नमेंट का कहना है कि लोग पाइप गैस होने के बाद भी एलपीजी सिलेंडर्स का कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एलपीजी सिलेंडर्स की डिमांड बिना वजह से बढ़ रही है और सप्लाई चेन के ऊपर प्रेशर आ रहा है। इसलिए उन्होंने ये ऐसा फैसला लिया है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जिनके पास पाइप्ड गैस कनेक्शन है क्या उनको एटलीस्ट एक सिलेंडर रखने की परमिशन दी जानी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान और यूक्रेन को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान ने अब यूक्रेन के ऊपर भी हमले करने की धमकी दे दी है। ईरान की पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के हेड इब्राहिम अजीजी ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा है कि यूक्रेन आज के बाद अब ईरान के लिए भी लेजिटिमेट टारगेट बन चुका है, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ रशिया के खिलाफ वॉर में इन्वॉल्व नहीं है बल्कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में भी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है। ईरान ने आरोप लगाया कि यूक्रेन इजराइल को ईरान के शायद टाइप ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने और उनसे बचने की टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी देश अगर ईरान के दुश्मन को मिलिट्री सपोर्ट देता है तो उसको भी ईरान की तरफ से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। कुछ दिन पहले यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद ही रिवील किया था कि मिडिल ईस्ट के टोटल 11 कंट्रीज ने
यूक्रेन से रिक्वेस्ट की है कि ईरान के शायद ड्रोन्स को काउंटर करने में वो उनकी मदद करे। रशिया पिछले 3 सालों से यूक्रेन के ऊपर शायद क्लास के ड्रोन से हमले कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन ने पिछले 3 सालों में इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करने, जैम करने और शूट डाउन करने में काफी एडवांस्ड मेथड्स डेवलप कर लिए हैं। और यही एक्सपीरियंस और टेक्निक यूक्रेन आज की डेट में इजराइल, अमेरिका और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है। अब यूक्रेन के ऊपर हमला करने की धमकी तो ईरान ने दे दी है, लेकिन अभी तक ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक ईरान ने यूक्रेन के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ईरान यूक्रेन के ऊपर हमला करता है या फिर नहीं। एंड अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन को 2 कंट्री से लड़ना होगा, रशिया और ईरान। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।